So hey guys, this is Arav Gupta. I'm from Galgotia's College second year. तो इस बीटेक की जर्नी में क्या सब लोग प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं? कोई कुछ अलग सी फील्ड में जाने का सोचता है, जैसे स्टार्टअप, एक्सप्लोरेशन, रिसर्च फील्ड. सो वी आर बैक विद अनदर अचीवमेंट. कभी किसी ने फ्रांस के बारे में सुना है? फ्रांस की कंट्री, फ्रांस का कल्चर कैसा होता होगा अगर जाने को मिल गया तो वहाँ. सो लेट्स कॉल अन्वेश भैया हेयर और उनकी आज हम जर्नी जानते हैं. अन्वेश भैया, अन्वेश भैया. और भैया कैसे हो? सही, एकदम फ्रांस परफेक्ट वगैरह जाने के लिए इंग्लिश वगैरह तैयार कर ली? भाई. इंग्लिश तो जरूरी है, फ्रेंच भी जरूरी है, लेकिन अभी फ्रेंच तो उतनी नहीं आती मुझे. इंग्लिश में हम लोग थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेट कर लेते हैं. ओके. हाँ. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अन्वेश भैया. बट उससे पहले अगर आप लोगों को भी फ्रेंच सीखने हैं तो सब्सक्राइब डाउन बिलो. सो हेलो गाइस, दिस इज अन्वेश पांडे. मैं थर्ड ईयर में हूँ इसी ब्रांच से, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. मैंने लगभग 200 प्रोफेसर्स को मेल किया, जिसमें से बहुत दिन के बाद एक का रिप्लाई आया, और ये जर्नी उसी की है. तो सो प्रोफेसर भैया, हमारी क्लासेस में सीनियर्स में तो हाइप चल रही है कि भाई आपने रिसर्च पेपर छापा, अगले दिन फ्रांस के प्रोफेसर का कॉल आ गया और आप जा रहे हो. इतना आसान अगर होता तो शायद जितने लोग इतने रिसर्च पेपर हर महीने हर साल आते रहते हैं, तो हर आदमी को कॉल आती ही रहती. दैट्स द पॉइंट. भैया थोड़ा डीपली डिस्कस करो आपकी, भाई क्या प्रोसेस था, आपने किसके अबाउट पेपर प्रिंट करा था एंड द थिंग. तो मैंने पेपर पब्लिश किया अपना RF हार्वेस्टिंग पे. इसमें क्या होता है कि RF सिग्नल्स को हम लेते हैं एम्बिएंट एनवायरनमेंट से और इसको DC पावर में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत लो पावर्ड सेंसर को पावर देने के काम आता है, जो कि वेरिएबल इम्प्लांट में भी काम आ सकता है. तो बहुत एवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हो सकती है फ्यूचर में. और क्योंकि ये WPT है, मतलब कि वायरलेस पावर ट्रांसमिशन है, तो अब इसका ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. और मेडिकल फील्ड में या सैटेलाइट में इसमें बहुत ज़्यादा पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी हमेशा. तो पावर सोर्स तो हमेशा के लिए ही जान लीजिए मतलब कोर है, ऐसे हमेशा कहा था कि एवरग्रीन फील्ड है. आपने अपनी कोर ब्रांच EC में ही वर्क करा है डीपली जाकर? मैंने EC में ही किया काम, क्योंकि मुझको रेडार पहली बार मैंने एंटेना बनाया था, तो उसमें मैंने मीमो बनाया. तो मुझको काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी फैसिनेटिंग लगा कि कैसे चीज़ें जो दिखती नहीं हैं और इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, वो किस तरीके से काम कर सकती हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो कुछ भी ना बोल पाता हो, वो भी अपना फ़ोन पे राइम देखता रहता है. तो वो कितनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी कितनी सिंपल वे में सबको दिख सकती है और कितनी रेवोल्यूशनरी हो सकती है, चाहे ह्यूमैनिटी के आगे बढ़ने में या बायोमेडिकल फील्ड में भी. दैट्स एलिगेंट यार. भैया तो अपनी जर्नी इस अलग से सोर्स में कैसे लेके गए, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन प्लेसमेंट? भाई इवन EC के बंदे भी कोडिंग करके CS की प्लेसमेंट में बैठते, बट आपको उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था एंड आपने अलग ही सोर्स ले लिया. ऐसा कुछ होता नहीं है. जैसे कि सब बोलते हैं कि मुझे एक जैसे मैं उठा, मुझको ऐसा कुछ मिल गया जिसकी वजह से मैं रोज हर सुबह उठ सकूं, जिसके लिए भाग सकूं. तो ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हें अचानक से पता चल जाए. मैंने बहुत जगह ट्राई किया, मुझको भी कोडिंग पसंद थी, मैंने कोडिंग भी ट्राई की, और मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी की, मतलब क्रिएटिव में गया, और यूट्यूब के लिए भी ट्राई किया, बहुत जगह ट्राई किया. आखिरी में मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली जिसके लिए मुझे लगा कि मैं जग सकता हूँ, रात भर बिना खाए काम कर सकता हूँ, और जितना हो सके पढ़ सकता हूँ पेपर, और लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ चाहे इतने रिजेक्शन मिले. क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने 200 को किया, तो 200 को अप्रोच करना, लगातार रिजेक्शन लेने के लिए कुछ एक रीज़न आपको चाहिए होता है जो आपको ड्राइव करता रहे. तो मुझको ऐसा लगता है कि मुझे आखिरी में ऐसी चीज़ मिली कि मुझे अपने कोर्स से ही प्यार हो गया. अन्वेश पे ऐसा होता है कि वो जो रीच करने वाला प्रोसेस होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है कि भाई किस बंदे को कहाँ से कैसे क्या करे. तो वो 200 बंदों को जो रीच करना था, उसका प्रोसेस बताओ. तो जैसे कि आप अगर कभी रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो अभी आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे किसी का, तो रिसर्च पेपर आप बहुत लोगों का पढ़ेंगे. कुछ लोग का आपको काम लगेगा. जैसे होता है कि अगर आप जैसे इंस्टाग्राम हो गया, नॉर्मल तरीके से लेते हैं, तो आप सारे पेज को तो फॉलो नहीं करते. जो पेज आपको अच्छा लगता है, जिससे आप रिलेट करते हैं, वो उसमें आप काम करते हैं. तो ऐसे रिसर्च भी बहुत टाइप की होती है. तो मुझको कुछ पहले आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको रिसर्च किस में करनी है. उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कौन उसमें काम कर रहा है. जैसे आपको डार्क कॉमेडी पसंद है या नॉर्मल कॉमेडी पसंद है, तो आप उसमें भी देखेंगे कि आपको कौन ऐसे ऑथर हैं जिनका आपको कंसिस्टेंटली अच्छा लगता है काम.
तो वैसे ही रिसर्च पेपर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी फील्ड में बहुत अच्छे पेपर लगातार ओरिजिनल पेपर इनोवेटिव आइडियाज लाते रहते हैं। आई थिंक भैया अप्रोच करने का बेस्ट एंड बेटर वे लिंक्डइन भी हो सकता है। लिंक्डइन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको रिसर्च में जाना है तो गूगल स्कॉलर और रिसर्च गेट और मतलब कि ऐसे ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, फोरम्स होते हैं, लिंक्डइन पे भी फोरम्स होते हैं। जैसे कि मेरा काम जो था वो उस पर एडीएस की साइट, एडीएस एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका बहुत काम होता है, तो उसमें फोरम है की साइट एडीएस का। तो जो लोग उसमें काम करते हैं उसके बारे में बहुत जानते हैं, या की साइट एडीएस को जिन्होंने खुद बनाया है, तो ऐसे लोग उस फोरम में हैं, तो आप जाके अगर उनसे डायरेक्टली बात करते हैं या उनसे हल्का सा भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है तो कितना सोचिए आप जान सकते हैं। मेरे को लगता है कि मेरे को भी स्पेसिफिक करना चाहिए कि मेरी ऑडियंस की खाली प्लेसमेंट से ओरिएंटेड है या फिर अलग स्टार्टअप और हाँ। रिसर्च में जाना चाहिए। तो जितने भी ऐसे लोग हैं एक बार कमेंट कर दो और एक बार सब्सक्राइब कर दो। तो भैया से पूछते भाई कॉलेज का क्या सपोर्ट था भाई आपके पास जब ऐसा 200 प्रोफेसर से रीच करने के बाद एक का रिप्लाई आया, तो आपने फिर सबसे पहला स्टेप क्या करा? तो पहले तो मैंने मेरे एक मेंटोर थे, तो डॉक्टर अंकित शर्मा, तो उन्होंने मुझे सिखाया जो सब कुछ। तो मेरे पास पहली बार मेल आया तो मैं उनके पास गया, क्योंकि वो सबसे क्लोज थे मेरे, जिन्होंने मुझे बताया सब कुछ करना। तो उनके पास मैं गया, सबसे पहले बताया, तो खुश हुए काफ़ी कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, 4th ईयर मिलती है। क्योंकि जो प्रोफेसर से भी मेरा रिप्लाई आया था वो ये था कि आप कोशिश करिए प्री फाइनल ईयर में नहीं, फाइनल ईयर में आप अप्लाई करिए, क्योंकि फाइनल ईयर को हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लेबोरेटरी के अंदर, एडवांस लेबोरेटरी में ज़्यादातर पीएचडी के बच्चे रहें। बैचलर्स को हम लोग उतना प्रेफर नहीं करते, तो मास्टर्स करें, पीएचडी करें, क्योंकि उनकी प्रोफाइलिंग में दिखता है कि उन्होंने किसको किसको अपने अंदर लिया है, तो उनकी प्रोफाइल भी खराब हो सकती है अगर वो बच्चा उतना एक्सपीरियंस ना हो। करेक्ट। हाँ, तो इसीलिए उनको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है अपनी तरफ से। अनुज, मैं आपसे बस 2 क्वेश्चन पूछूंगा लास्टली। पहले तो ये बताओ, फ्रांस की क्या प्लानिंग वगैरह, कुछ पैकिंग कर रखी है या क्या कुछ सोच रखा है जाना है एक्साइटिंग सी चीज? देखो, अगर मुझको एक बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री को लेकर के। तो फ्रांस जो है अलाइड फोर्सेस में आता था, यूके और फ्रांस जिन्होंने लड़ाई की थी। तो जब हिटलर ने मतलब कि उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी अलाइड फोर्सेस पे, तो पहले फ्रांस पे जब हमला किया था तो डंकर की एक लड़ाई हुई थी, इस पर क्रिस्टोफर नोलन मूवी बनाया है, तो वो फ्रांस में ही है। अगर मेरा पैसा बचता है और टाइम पे मेरा काम खत्म हो जाता है तो मैं जाके एक बार डंकर देखना चाहूँगा, वो जगह देखना चाहूँगा जहाँ ये सब हुआ। ओके भैया, आपने कुछ अश्नीर रोवर के बारे में शेयर करा था हाँ। कि वो थोड़ा सा इलैबोरेट करिए। तो जैसे कि अब फैसिनेटिंग लगता है बहुत लोगों को फ्रांस, ये कंट्री हाँ। फैसिनेटिंग लगती है, तो इसमें लोग भी हैं जो फैसिनेटिंग बनाते हैं इस चीज़ को। तो इसमें एक जैसे अश्विनी ग्रोवर हो गया, तो अश्विनी ग्रोवर भी अपने बैच में मतलब कि 450 का बैच था उसका आईटी दिल्ली का, और उसमें टॉप 6 लोग को लिया गया था, आईटी दिल्ली लिया था, जिनको आगे भेजा गया था मेरे ही कॉलेज जिसमें मैं जा रहा हूँ, उसी कॉलेज जिसमें आप जा रहे हो। हाँ। वहाँ वो अश्नीर रोवर के थ्रू भेजा गए थे। आईटी दिल्ली के थ्रू अश्विनी ग्रोवर भेजे गए थे। ओके गॉट इट। तो भैया लाइक आपने अपने मेंटर सर को बताया, फिर उसके बाद क्या रिस्पॉन्स हुआ? उसके बाद तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुए और मेरा सेमेस्टर शुरू हो गया। अच्छा। तो उसके बाद तो मुझको बस कोशिश करना था कि तब तक सेमेस्टर तक मुझको अपना काम करते रहना है। होल्ड ऑन टाइम। हाँ, कि अब मुझको कन्वर्स करते रहना है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये जानना है। उन्होंने ये मुझसे ये कहा कि तुम एक काम करो, कोशिश करो फिर कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम काम क्या करोगे। एक प्रोफेशनल ज्यादा हाँ। प्रोफेशनल सपोर्ट उन्होंने दिखाया है हाँ। एक ऐसा लीडर। वैसे उन्होंने बताया कि तुम इस टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, एग्जाम टाइम क्योंकि बहुत प्रेशर वाला टाइम रहता है, और कोशिश करते हैं हम लोग एकेडमिक्स अपनी मेंटेन करें, क्योंकि एकेडमिक्स भी बहुत जरूरी है रिसर्च में। तो मैंने वही किया, उनसे बात करते रहे। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने अप्रोच किया हमारे एसपी सर को, जो कि हम लोग के इनोवेशन सेल के हेड हैं। तो उन्होंने मुझे और बताया कि तुम कैसे कैसे इसमें अगर प्रेजेंट करते हो सामने किसी को, तो कैसे तुम इसको और अच्छे तरीके से बता सकते हो, कि तुम कैसे लेटर लिख सकते हो अपने भी डायरेक्टर को, तुम अगर अप्रोच करते हो तो फिर मैंने उनसे बहुत चीज़ सीखी कि कैसे मतलब कि एक हायरार्की या फॉलो करना, या कैसे किस तरीके से सबको रिस्पेक्ट देना, या सबको एक बार एक आइडिया देना, क्योंकि सबकी खुद का एक्सपीरियंस है और सब बता सकते हैं आपको, अच्छे तरीके से ये गाइड करेंगे कि आपको क्या स्टेप लेने चाहिए आगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मुझे फ्रांस जाना है तो आज मैं बैग भरा सामान लेके भाग गया। अभी तो मेरा एकेडमिक से चल रहा है, अगर मेरा कॉलेज चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए, खासकर तुम्हारी अथॉरिटी को पता होना चाहिए कि तुम क्या करने जा रहे हो, क्योंकि कोई ख़राब चीज़ नहीं है जिसको छुपाने की जरूरत है। तुम्हें अगर बात करोगे उल्टा सपोर्ट ही मिलेगा, और ऊपर से सबका एक्सपीरियंस रह चुका है तो सब अपने हिसाब से बताएंगे। तो फिर मैं डायरेक्टर के पास गया, डायरेक्टर सर भी काफ़ी खुश हुए, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिखाया, और उन्होंने हम लोग के HOD सर ने भी काफ़ी सपोर्ट दिखाया। HOD सर भी रिकमेंड किया मुझे आगे जाने के लिए। उसके बाद एसपी सर ने मुझे बताया कि कैसे आप और अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं अपने प्रोफेसर से, आप कैसे इन्फॉर्मेशन और पूछ सकते हैं, और उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लिखने में मदद की, जिसके बाद मैं डायरेक्टर सर के पास गया
फिर एचओडी सर के पास गया और डायरेक्टर सर ने मेरी काफ़ी मदद की, एचओडी सर ने भी काफ़ी मदद की। डायरेक्टर सर ने मुझको तुरंत रिकमेंड किया कि तुम्हें जाना ही जाना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो तुमको लेना ही लेना चाहिए। एक बार ज़िंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं मिलती, और क्योंकि इस एज पे मेरे हिसाब से ट्राई करना, जैसे मैंने पहले बताया मैंने बहुत चीज़ की थी, तो एक बार ट्राई करना बनता है, क्योंकि बाद में शायद मेरे हिसाब से चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं कि तुम अपने ड्रीम को इतनी अच्छी तरीके से चीज़ नहीं कर सकते। भैया तो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान मेरा यही है कि जैसे मेरी यहाँ से मेरी इंटर्नशिप खत्म होती है उसके बाद मैं अपना रिसर्च कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अगर दुनिया में, तो अभी के लिए तो यही है। तो जितना हो सके कंट्रीब्यूशन मेरा चालू रहेगा, और आगे भी मैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में काम करूँगा, या तो रिसर्च इंटर्न की तरह, या तो अपने मास्टर्स को कंटिन्यू करूँगा, और हो सका तो पीएचडी भी कंप्लीट करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक भैया, और फ्रांस में जाकर हमें भूल मत जाना। तो देखा आप सबने कितनी इंस्पायरिंग जर्नी थी। कॉलेज ने एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाकर दे दिया एक प्रोफेशनल वे में कैसे रीच करते हैं। तो ऐसे ही इंस्पायरिंग जर्नी के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और सारी गलगोटियास की ऐसे एक्सपेक्शनल स्टोरीज आती रहेगी इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।